ठीक है, चलिए सीधे इस विषय की गहराई में उतरते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे 1550 साल पुराने अजूबे पर बात करने वाले हैं जिसने सच में अपने समय के हर बड़े संस्थान को पीछे छोड़ दिया था। मतलब एक ऐसा केंद्र जिसका इतिहास और काम करने का तरीका आज भी शिक्षा की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य भी है और एक कमाल की विरासत भी। देखिए, जब भी टॉप लेवल की शिक्षा की बात होती है ना, तो सबसे पहले हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड का ही नाम दिमाग में आता है ना। लेकिन आज इन धारणाओं को थोड़ा बदलते हैं। जरा इन आधुनिक यूनिवर्सिटीज की तुलना भारत के बिहार में मौजूद उस 1500 साल पुराने ग्लोबल लर्निंग सेंटर से करके देखते हैं। प्राचीन भारतीय शिक्षा का स्किल इतना विशाल था कि आज के बड़े बड़े संस्थान भी उसके सामने बहुत छोटे लगने लगते हैं। ये सिर्फ कोई आम जगह नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक पूरा महासागर था। 1500 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। जरा सोच कर देखिए, आज से 1500 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्सों में स्कूल क्या होता है ये तक किसी को नहीं पता था, तब हमारे यहाँ एक ऐसा समाज था जो शिक्षा में इतना एडवांस था। इतने पुराने समय की इस सोच और तकनीक को देखकर सच में मन सम्मान से भर जाता है। 10,000 छात्रों की यह संख्या, मतलब ये पूरी तरह से हैरान कर देने वाली है। इस जगह का लेवल इतना बड़ा था कि यहाँ 20 से भी ज्यादा अलग अलग देशों से लोग पढ़ने आते थे। ये कोई छोटा मोटा लोकल स्कूल नहीं था, बल्कि दुनिया भर के उन लोगों के लिए एक चुंबक था जो ज्ञान पाना चाहते थे, एक असली ग्लोबल हब। और ये जो 20 का नंबर है ना, ये वहाँ के बेहद मुश्किल एडमिशन प्रोसेस को दिखाता है। मेन गेट पर जो द्वारपाल खड़े होते थे वो कोई आम गार्ड नहीं थे। वो खुद इतने बड़े विद्वान होते थे जिन्हें ज्ञान का रक्षक कहना ज्यादा सही होगा। वो गेट पर ही ऐसा मुश्किल ओरल टेस्ट या वाइवा लेते थे कि केवल 20 से 30% छात्र ही उसे पास करके अंदर जा पाते थे। सोचिए कितना टफ कंपटीशन था। और जो लकी लोग अंदर पहुंच जाते थे, उनका सामना एक ऐसी शानदार इमारत से होता था जिसकी हम आज बस कल्पना कर सकते हैं। 9 मंजिला ऊंची लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक पुस्तकालय नहीं था, बल्कि पूरी तरह से ज्ञान का एक ब्रह्मांड था। इसमें किताबों और हस्तलिखियों का इतना बड़ा कलेक्शन था, कहते हैं कि एक इंसान अगर अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दे तो भी उन सबको पढ़ नहीं सकता था। इस अनोखे एजुकेशन सिस्टम की गहराई को कई बड़े विद्वानों ने खुद माना है। चीनी यात्री हुएन त्सांग और इत्सिंग के लिखे हुए रिकॉर्ड्स इसके सबसे बड़े गवाह हैं। उन्होंने यहाँ कई दशक बिताए और इसकी हर एक खूबी को बारीकी से लिखा, वो भी ऐसे समय में जब दुनिया में कहीं और मॉडर्न स्कूलिंग का नाम तक नहीं था। उनके इन्हीं रिकॉर्ड्स की वजह से आज हमें इस महान संस्थान की इतनी साफ तस्वीर मिल पाती है। पता है, यहाँ की पढ़ाई सिर्फ चीजों को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं थी। उनका डेली रूटीन बहुत ही बैलेंस्ड था। दिन की शुरुआत सुबह सुबह मेडिटेशन से होती थी ताकि फोकस बढ़े। फिर दोपहर में डिटेल में लेक्चर्स होते थे और देर रात तक भारी भरकम डिबेट्स चलती थीं। मतलब विचारों को चुनौती देना और लॉजिक के साथ समझना। शिक्षा का ये तरीका बहुत ही शानदार और वैज्ञानिक था। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो इस एक्सप्लेनर की असली जान है। 1500 से ज्यादा शिक्षकों वाले इस संस्थान में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो 1 और 6 का था। जी हां, हर 6 छात्रों पर एक टीचर मौजूद था। इतना गजब का ध्यान आज के सबसे महंगे संस्थानों में भी मिलना मुश्किल है। अब जो चीज सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि यहाँ आज के सिस्टम और नालंदा के सिस्टम में एक बहुत बड़ा फर्क नजर आता है। आज आमतौर पर क्या होता है, सारा फोकस क्लास के टॉपर्स पर होता है, लेकिन नालंदा में वहां छात्रों को पर्सनल मेंटोर मिलते थे। इन गुरुओं का सिर्फ एक ही काम था, ये ढूंढना कि छात्र की कमजोरियां क्या हैं और फिर उन कमजोर बिंदुओं पर जी तोड़ मेहनत करके उन्हें उस छात्र की सबसे बड़ी ताकत बना देना। आज के हर छात्र के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है, कमियों से भागने के बजाय उन पर काम कैसे किया जाए। और हाँ, वहाँ का सिलेबस किसी बाउंड्री में नहीं बंधा था। खगोल विज्ञान हो, फिजिक्स, मैथ्स या फिर साइंस और वैदिक ग्रंथ, सब कुछ एक ही छत के नीचे। छात्रों को पूरी आज़ादी थी कि वो बिना किसी रुकावट के एक साथ कई अलग अलग विषय पढ़ सकते थे। जो भी सीखने का मन हो वो सीखा जा सकता था। चलिए अब देखते हैं कि ये सब बना कैसे। सबसे पहले सम्राट अशोक ने यहाँ एक स्तूप बनवाया। फिर धीरे धीरे वहाँ अपने आप ध्यान केंद्र बनने लगे और विद्वान जुटने लगे। और फाइनली कुमारगुप्त प्रथम के समय में इसका सबसे सुनहरा दौर शुरू हुआ, जब इसे एक प्रॉपर और ग्लोबल यूनिवर्सिटी बना दिया गया। नालंदा नाम का तो मतलब ही है ज्ञान का एक ऐसा बहाव जिसे कोई रोक न सके। लेकिन यहीं पे एक बहुत ही गंभीर और चुभने वाला सवाल उठता है।
इतना एडवांस्ड, इतना बड़ा और ज्ञान से भरा पूरा विश्वविद्यालय अचानक रातों रात कैसे गायब हो गया? एक ऐसी जगह जो पूरी दुनिया के लिए ज्ञान का मंदिर थी, वो अचानक इतिहास के पन्नों से कैसे मिट गई? इसका जवाब 12वीं सदी की एक घटना में छिपा है। हुआ ये कि एक तुर्की जनरल बख्तियार खिलजी अपना साम्राज्य फैलाने के लिए मगध क्षेत्र में आया। इतिहास बताता है कि इस दौरान खिलजी बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसके अपने बड़े बड़े हकीम भी कुछ नहीं कर पाए। जब सारे तरीके फेल हो गए तो उसे नालंदा के आयुर्वेदाचार्य को बुलाने की सलाह दी गई। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। खिलजी ने किसी भी बाहरी व्यक्ति, खासकर आयुर्वेदाचार्य के हाथ से कोई भी दवा खाने से साफ मना कर दिया। अब ऐसे में आयुर्वेदाचार्य ने एक गजब का दिमाग लगाया। उन्होंने वो दवा कुरान के पन्नों पर इस तरह लगा दी कि वो किसी को दिखाई न दे। जैसे जैसे जनरल ने उन पन्नों को पढ़ा, दवा सांस के जरिए उसके शरीर में चली गई और वो पूरी तरह से ठीक हो गया। लेकिन इस चमत्कारी इलाज के बाद जो हुआ वो सच में हैरान करने वाला है। एहसान मानने की बजाय खिलजी गहरी और सुरक्षा से भर गया। उसे लगने लगा कि नालंदा के लोगों के पास जो ज्ञान और तकनीक है वो तो उसके अपने लोगों से कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसी डर, इसी असुरक्षा ने एक बहुत ही भयानक फैसले को जन्म दिया। 3, ये सिर्फ एक नंबर नहीं, एक बहुत बड़ा दर्द है। खिलजी की सेना ने इस पूरी यूनिवर्सिटी में आग लगा दी। वो शानदार 9 मंजिला लाइब्रेरी पूरे 3 महीनों तक जलती रही। आग इतनी भयानक थी कि आसपास की झीलों का पानी तक उबलने लगा था। न जाने कितने विद्वानों की जान ले ली गई और सदियों का वो अमूल्य ज्ञान हमेशा के लिए राख हो गया। नालंदा को पूरी तरह मिटा दिया गया। सदियों तक ये सब मिट्टी के नीचे दबा रहा, लेकिन 1812 में एक ब्रिटिश सर्वेयर ने इन खंडरों को खोज निकाला और दुनिया को फिर से इस महान जगह के बारे में पता चला। फिर 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट पास हुआ और 2024 में एक नए कैंपस का उद्घाटन किया गया। ये नया कैंपस उसी पुराने गौरव के वापस लौटने की एक बहुत बड़ी निशानी है। खैर, यहां रुककर एक बार सोचने का मन करता है, क्या होता अगर वो अनमोल किताबें कभी जलाई ही नहीं गई होती? जरा सोचिए, वो जगह जो कभी ज्ञान का केंद्र थी, आज दुनिया भर में विज्ञान और तकनीक का सबसे बड़ा लीडर हो सकती थी। वो ज्ञान आज हमें, यानी पूरी मानव सभ्यता को न जाने कितना आगे ले गया होता। छात्रों के लिए सीख, नालंदा का ब्लूप्रिंट। तो अब सबसे अहम बात पर आते हैं। नालंदा के तरीके से आज के छात्र 4 बहुत ही काम की चीजें सीख सकते हैं। पहला, ऐसे मेंटोर खोजें जो सही रास्ता दिखा सकें। दूसरा, और इस सबसे जरूरी है, निडर होकर अपनी कमजोरियों को पहचानें और उन पर काम करें, ठीक वैसे ही जैसे नालंदा में कमियों को ताकत में बदला जाता था। तीसरा, सिर्फ रटने के बजाय लॉजिक समझें और चर्चा करें। और चौथा, दिमाग को शांत और शार्प रखने के लिए मेडिटेशन को अपने दिन का हिस्सा जरूर बनाएं। आखिर में बस ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है। शिक्षा को जलाया तो जा सकता है, लेकिन उसे कभी मिटाया नहीं जा सकता। ज्ञान की जड़ें इतनी गहरी होती हैं कि विनाश के बाद भी वो फिर से हरी हो जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे नालंदा आज फिर से उठ खड़ा हो रहा है। प्राचीन नालंदा की उस महान सोच को याद रखते हुए, जो हर कमी को खूबी में बदल देती थी, इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए बस एक सवाल खुद से पूछने की जरूरत है। ज्ञान के इस कभी ना रुकने वाले सफर में अगला ऐसा कौन सा कमजोर बिंदु है जिसे पहचानकर हम अपनी सब